पहले सूरज की लालिमा सारे चौर चांचर पर व्यापती थी कि कमलिनी का जागृत देह सिहर कर जगता था, कि पुरैन के पत्तों पर पड़े बड़ी मोतियों से जल बिंदु थरथराकर ढुलकते थे। कहना कठिन है। कहना तो ये भी कठिन है कि पौ फटने के पहले कमली के सतबाबू बैलों की नांद से भूसा पानी उड़ेलते कि कमली दबे पांव कमलदह पहुंच जाती। कमलदह की ओर निकलने से पहले वो 2-4 टोकरे भूसों के नांद में उड़ेल आती। सानी लगाकर बैलों को खोलते जगत एक बार आवाज जरूर लगाते, कमली गेंद आई, गोबर उठा ले, गोहाल साफ कर ले। फिर चारों ओर निगाह डालते, मन ही मन बुदबुदाते, दिशा फरागत गई होगी। कमली कमलदह के किनारे बैठकर पुरैन के पत्तों के ऊपर चढ़ी जलमक्खियों को देखती। एक जलमक्खी के पीछे कई लग जाती। कोमल हरित पत्र कांपता, जल बिंदु आंसुओं से ढुलक जाते। कमली आगे की ओर झुककर चुटकी बजाती कि जलमक्खियां उतर जाएं, पर वे इसकी ओर कहां तवज्जो देती। गुदगुदे मखमली पुरैन पत्ते पर अटखेलियां करती, ऐसा जान पड़ता छुपम छुपाई खेल रही हूं। कमली तब गाल पर हाथ धर बैठ जाती। विचारती, क्या मैं भी 7 भाइयों वाली चंपा की तरह इसे बहना बना लूं? तब ये मेरी बात मानेंगी। कमली कथालोक में चली जाती। चंपा के माता पिता तो न थे, 7 भाई और 6 भाभी जरूर थीं। 6 भाई परदेश कमाने गए और छोटी आंचुल बहन सुगना भाई को अपनी बीवियों के सहारे छोड़ गए। भाभियां नन्हे देवर और ननद को दुख देने लगीं। सूरज की आलतई किरणें कमल की उठी हुई नोक पर पड़ती और वो अपनी मुंदी हुई पलकों को खोलने का उपक्रम करने लगता। कमली के कानों में हाँक का स्वर पड़ता और वो बेमन से उठती, अपनी घाघरी झाड़ती भागती गोहाल की ओर। उसे गोबर उठाकर जमा करना है, गोहाल खर्रा झाड़ू से साफ करना है, सारा करकट बड़े गिरस्त के खाद वाले गड्ढे में जाकर गिराना है। कमली धीरे से उठती, हौले से कदम बढ़ाती, फिर माँ की आवाज सुन दौड़ पड़ती। उसके मन में हसरत ही रह जाती कि कमल का पूरा खिला हुआ फूल देख पाए। सुना था हथेली वाली भाभी के मुख से कि कमल का पराग कण चूसता भौरा उसमें बंद हो जाता है। जब कमल का खिलना होता है तब वो पंख पसार कर उड़ जाता है। कमली देखना चाहती थी कि कैसे काला भेंग जो इन लोगों को भन भन कर डराता है, वो कमल को कोमल गुलाबी पंखुड़ियों में कैद हो जाता है। दौड़ती कमली गोहाल में पहुंची कि देखा माँ खर्रा लिए खड़ी है। इसे देख उठाकर दौड़ी मारने। इसने अपने दोनों हाथों को कनपटी और चेहरे के सामने पसार दिया। माँ शायद हड़बड़ी में थी, उसने खर्रा फेंक दिया। कमली ने खर्रा और टोकरा उठाया और गोहाल घर में घुस गई। गोबर उठाकर किनारे रखा, झाड़ू मारने लगी। कमली को पता नहीं कि उसका अपना बाबू कब काल कवलित हो गया, कब इसकी माँ इसे जन्म देने मौसी के घर आई और कब यहीं की होकर रह गई। ये जरूर सुना था कि इस बाबू ने ही नार छिलाई के बाद इसे गोद में लिया था। सुना ये भी था कि लोग जगत मरड़ को सलाह देते कि क्यों नहीं भाई की विधवा साली देवकी से शादी कर लेता है। कई लोग मजाक उड़ाते, ऐ जगत, तेरी गोद में कमली ऐसे ही शोभती है जैसे करिया नाग के फन पर मणि। मितभाषी जगत हंसकर रह जाता। कमली नाम उसी ने रखा था, कमली नहीं कमल मुखी। कौन पूरा नाम लेकर पुकारता है। जगत की शादी हो चुकी थी। सुंदर सुपुष्ट युवती उसकी पत्नी थी, पर थी सांवली। दोस्त मित्र सिखाते कि वो देवकी से शादी कर ले, बाल बच्चे कमली जैसे होंगे, कुछ बदल जाएगा। पत्नी नैहर गई हुई थी, उसकी माँ बिस्तर पर थी, सो काफी दिन से वहीं थी। इधर अपनी बड़ी बहन की शह पर देवकी ने जगत का आगा पीछा करना शुरू कर दिया। कभी गुड़ रसिया बनाकर खिलाती, कभी मछली भात बनाकर। धीरे धीरे जगत दिल लगा बैठा और हित परिजनों के बीच सम्मत करके देवकी को घर ले आया। किसी ने जाकर इसकी बीवी से कहा, पर वो मानने को तैयार नहीं हुई। उसने अपने सुखी जीवन को याद किया, अपने प्यार पर भरोसा किया
और निश्चिंत रही। सुन घाटो, जा बाजार से नई साड़ी खरीद ला, पीले रंग की 4 पुड़िया भी ले लेना, लहठी पहन लेना, आलता बिंदी खरीद लेना, साड़ी गहरा पीला रंगना, तैयार हो जा, मंगल दिन ससुराल चली जा। माँ ने हाँफते हुए कहा था। नहीं मैया, मैं तुझे छोड़कर अभी कहीं ना जाऊंगी, तुम्हारा दामाद जब आएगा तब जाऊंगी, अभी रबी पत्ती समेटने में लगा होगा, खुद पैर उठाकर जाऊंगी तो क्या इज्जत रह जाएगी, बेलौस होकर घाटो ने कहा था। अपने घर जाने में तो दिन समय भी नहीं देखा जाता है पगली, रबी पत्ती का समय है, देह नेग होगा तो कौन देखेगा, बड़ी आई इज्जत वाली, अम्मा ने समझाया। क्या मैया, अरे पूरा परिवार है, बड़े गृहस्थ हैं, वे बहुत मानते हैं, उनका खास सिपाही है तुम्हारा दामाद। हाँ, चिंता ना करो और इतना बोलो मत, डॉक्टर मना किए हैं। माँ चुप हो गई। घाटों को डॉक्टर कह गए हैं, सेवा करो बस, चला चली का बेला है, फिर कैसे छोड़कर चली जाए। भाभी जरा भी ध्यान नहीं देती, भाई पूरब कमाने गया है, सो साल भर से नहीं आया है। एक गाय दूध देती है जिसके लिए घास काट कर लाना, दूसरी गाभिन है, उसे चराना नहलाना सब घाटों करती है। दूध दुहाया नहीं कि बहू बांटने के लिए खड़ी मिलती है। सेवा कुछ नहीं, मेवा 16 आने। माँ को छोड़कर जाएगी तो ये पानी को तरसेगी। बच्चे भी नहीं इधर झांकते, खेत जो थोड़ा बहुत है वह जरूर बहू देखती है। एक बैल है, उसे भांज पर लगाकर पड़ोसी के साथ बारी बारी से जुताई बुआई कर लेती है। नदी किनारे का खेत है, सिंचाई नहीं लगती, निराई गुड़ाई बस, कोठी भर धान और मोड़ा भर मूंग निकल आता है, साल भर कहीं से लेना नहीं पड़ता। घर के आगे पीछे से साग सब्जी निकल आती है। घाटों का बाबू भी पूरब देश में किसी गोदाम मालिक की चाकरी करता था, अब भाई भी करता है। इन लोगों की आदत है, साल सवा साल पर 1 माह के लिए घर आते। बहू इसी कारण हाथ से बाहर हो गई है। जब तक माँ ठीक थी बात दूसरी थी, बिस्तर पकड़ते ही बदल गई। घाटो ससुराल में ही थी कि जगत किसी काम से इधर आया था, शायद आम खरीदने। आम की फसल इधर जोरदार हुई है। उस इलाके में पेड़ नहीं थे, तभी जगत ने देखा मैया बीमार है, मैली कुचैली है, कोई ठीक से देखभाल नहीं कर रहा है। बहू ने जगत की आवभगत तो की, पर सास के प्रति अपना विराग छिपा न सकी। आते ही जगत ने आम हवेली में रखा और अपने आंगन में पहुंचा। तुम देरी ना करो, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, चली जाओ, हम सुरजा को साथ कर देते हैं, दवा दारू तक उसको रोक कर रखना। जगत ने पत्नी को समझाया और अपने भतीजे को साथ कर दिया। सचमुच मैया की हालत देख तुरंत लौट ना सकी, परंतु घाटों के मन में जरा भी संदेह नहीं, शक की गुंजाइश ही नहीं। उसकी बसी बसाई दुनिया उजड़ गई, इल्हाम तक नहीं। मैया गुजर गई, भाई चिट्ठी पाकर आ गया था, कारज में सुरजा आया, जगत नहीं आया। घाटों को सारा सच पता चल चुका था। काकी तुम चलो, घर तो तुम्हारा है, तुम बड़की, मौसी छोटकी, वो सेवा करेगी, सुरजा ने कहा। वो गांव में बुजुर्ग स्त्रियों को यही सब कहते सुनता था, सो कह दिया। काका जो तुम्हारा है उसको मेरी जरूरत होगी तो आएगा लिवाने, तभी आऊंगी। माई बाप भाई के घर में हूँ, कोई निकाल नहीं देगा, उससे कहा घाटों ने। भाई ने भी सुना और तल्ख होकर कहा, क्या कमी थी मेरी बहन में जो अब सुइया को छोड़ बच्चे वाली जराना से समझ कर लिए मेहमान। अपने मुंह छिपा के बैठ गए हैं, नेवतापुर ने बच्चा कच्चा को भेजते हैं। तुम्हारे अपने बाबू क्यों नहीं आए, हम आते हैं पंचायती बैठाने। सुरजा का मुंह सूख गया, बोल ना फूटे। छोड़ दो भैया, पंचायती काहे का बिठाना, लाजे नहीं आए हैं, आएंगे। एक फीकी हंसी हंसती घाटो। अब उसका मन घबराने लगा, जियरा केले की भालड़ी सरीखा कांपने लगा। अनहोनी तो हो गई, देवकी भोली भाली लड़की थी, लहुक वयस में जब गर्भ से थी तभी विधवा हो गई। बहन के घर दुख बिसराने आई थी। जगत सच्चा इंसान था, क्या कर बैठा। क्यों? सुरजा के आने पर उसकी मैया ने पूछा, वे लोग कुछ कह रहे थे? किशोर सुरजा घूरती हुई आंखों से देखकर उठ गया।
दालान पर जाकर चादर से मुंह ढककर सो गया। 2-3 दिनों तक चुप्पा सा बना रहा। गांव के कुछ युवक किशोर पूरब की ओर जा रहे थे। सुरजा भी चला गया। बड़े गिरस्त को पता चला तो उन्होंने जगत से पूछा कि सुरजा को इस कच्ची उम्र में बंगाल क्यों भेजा? इनके पुत्र के साथ यहीं दरभंगा में रहता। सुरजा के मन की थाह न जगत पा सका, न उसके स्वयं के माता पिता। कमली को गोद में उठाए जगत उमगा उमगा फिरता। देवकी फिर गर्भवती थी। ये खबर जब घाटों को मिली तो वो पूरी तरह टूट गई। भाभी के ताने तिश्ने सुनती चुपचाप पड़ी रहती। भाभी ने एक दुहाजू दूल्हा ढूंढ उसकी शादी कर दी। घाटों का नया पति 5 बीघे खेत का जोतदार था। 2 बच्चे थे उसके। घाटों ने घर और बच्चों को संभाल लिया था, पर उसकी जिस उजली घंटी सी टनटनाती हंसी के कारण नाम घाटों पड़ा था, वो कहीं लुप्त हो गई। किसी को नहीं पता कि घाटों के अंदर क्या टूटा। इस स्थान पर यह कोई नई बात नहीं थी। एक पत्नी के रहते दूसरी शादी कर लेना, पति को छोड़कर दूसरे पति के घर बैठ जाना अजूबा नहीं था। परंतु काफी दिनों तक मढ़िया गांव में चर्चा गर्म रही, क्योंकि जगत बहू की घंटी सी उजली हंसी भुलाए ना भूलती। ठाठे मारते जलचक्र की घूर्णित गहराई ने गांव के गांव काट कर अपने में मिला लिया था। परंतु बाबा की जलधारी मढ़िया का कुछ ना बिगड़ा। काले पत्थर का बना मंदिर का आधार कहते हैं कि सीधे कछुआ की पीठ पर टिका है। कहते तो ये भी हैं कि 100 साल पहले आमी गामी बोलने वाले किसी साधु ने काफी नीचे तक सुरंग बनाकर खुदाई की थी कि आधार का पत्थर कहाँ तक जाता है देखें, परंतु छोर न मिला। अलबत्ता खून बिखरा मिला। उसे पूर्ववत ढक दिया गया। ये भी कहते हैं कि खोद खाद से कच्छप महाराज घायल हो गए, सो खून निकल गया। उस बाबा की जलधारी मढ़िया के कारण गांव का नाम ही मढ़िया पड़ गया। ऐसे ही तो होते हैं नामकरण। पाकड़ का पेड़ गांव के किनारे खड़ा है तो पाकरिया, जिस गांव के किनारे ठूठा पाकड़ खड़ा हो तो ठुट्ठी पकरिया, बड़गाछ खड़ा हो तो बड़गांव, महुए का बहुत पेड़ हो तो महुआड़। सो इस गांव का स्थायी निबंधित नाम मढ़िया था। उस मढ़ी के प्राचीनतम पुजारी का घर हवेली है। इस हवेली का कोई सदस्य अब वहां का पुजारी नहीं है। कहीं से भूला भटका कोई शिव भक्त आकर ठहर गया, वही पुजारी है। चढ़ावे का भोजन करता है, भजन करता पड़ा रहता है। पुजारी के अलावा गांव में चरवाहे, मरड़ और मुसहर हैं। 1-2 घर धुनिया और मोची भी हैं। इधर चारों तरफ छोटे छोटे गांव हैं। सिटकिया, नौला, भलुआहा सभी गज भर की दूरी पर। भलुआहा में कमलदह है, खूब भरा हुआ कमलदह। बाढ़ में डूब जाता है, पानी कम होने पर जग जाता है अपनी पूरी इयत्ता के साथ। आश्विन मास में दसई का ढोल सुनते ही पानी हटने लगता है। कमलदह कार्तिक आते आते पूरी तरह निखर उठता है, पर इसकी सुषमा चैत बैसाख में परवान चढ़ती। खेत जुते होते, कहीं कहीं मूंग मकई बालिश्त भर खड़े भी हो जाते, पर अकेला पनिझाव कमलदह गुलाबी आभा से दीप्त होता। कहीं कहीं सुदूर किसी मोड़ पर खड़े सेमल में फागुन भर फूल खिले होते तो चैत तक फल बन उड़ जाते, साथ ही उड़ जाते सुग्गे। उड़कर आ बैठते कमलदह पर। गुलाबी खिले फूल और उस पर बैठे छोटे हरे सुग्गे नयनाभिराम लगते। कमली उसी दृश्य को देखना चाहती है। वो चाहती है कि बकरी चराने किसी दिन इधर ही सरक आए, पर माँ कहती है बकरी यहाँ चराए। शिवजी की जलधारी का बड़ा प्रताप रहा है पूरे इलाके में। इकलौता मंदिर नुमा होना भी एक कारण रहा है। सैकड़ों की संख्या में बालू में दबे छोटे छोटे शिवलिंग के कारण ही इस स्थल की ख्याति है। जलधारी मंदिर प्रक्षेत्र के चारों ओर का रकबा सुरक्षित रखे हुए हैं गांव के लोग। किसी को नहीं पता कि इस बालू और फुलपांख की धरती पर खालिस काले पत्थर के शिवलिंग कहां से आए। जहां आस्था के अतिरिक्त कोई विचार दिमाग में ही नहीं आता, वहां खोजपूर्ण सोच का क्या स्थान। सैकड़ों साल से मात्र संस्कृत का प्रथमा पास पुजारी का परिवार था, जो नागरी, कायथी या तिरहुता लिपि का ज्ञान रखता था। बाकी सबके लिए तो काला आखर भैंस बराबर।
कोसी इधर पलटकर जब से बहने लगी है तब से कास, पटेर और झुआ का जंगल भी था। बबूल और जंगली जलेबी के पेड़ थे, पर जंगल कटते ही फुलपांख उभर आता और उपजाऊ खेत हो जाता। ये भूमि 6 मास का खुराक गरीबों को भी जुटा ही देती। बाकी बंगाला और मोरंग तो था ही। जब दोनों तरफ कोसी को बांध दिया गया तब जल जमाव से सब कुछ डूब जाता। लोग बाग बांध पर आकर डेरा जमा लेते। आदमी और गाय भैंस सब साथ। अमीर गरीब ऊंच नीच का भेद यहाँ आकर समाप्त हो जाता। कमलमुखी के पीछे उसकी माँ देवकी ने एक और बेटी को जन्म दिया। बिटिया बेहद खूबसूरत थी, पर न तो कमलमुखी सी गुलाबी रंगत लिए थी, न पिता जगत जैसी पक्के रंग की थी, बस गेहूं रंग की थी। जगत की तो पहली संतान थी, सो वो उसे सीने से लगाए रहता। देवकी के पांव फिर भारी हो गए थे। ऐसे में कमली बहुत सहारा थी। कमली घर के सारे काम करती, छोटी बहन को लेकर हवेली भी घूम आती। वहाँ काकी और दीदी लोग इसे बहुत प्यार करती। इसके उलझे सुलझे घुंघराले केश के लिए तेल देती, कंघी कर देती। इसकी माँ देवकी को कोसती भी। इसी बच्ची के भरोसे रोज बच्चे पैदा कर रही है देवकी। कमलमुखी को तेल फुलेल लगाए देवकी देखती तो चांटा जड़ देती। उसे जाने क्यों गुस्सा आता। कई दिन बड़ी बहन ने बरजा भी, देख देवकी, तुझे इतना गुस्सा किस बात का आता है छोटकी पर? दिन भर घर घरुआर करती है, खेत बथान संभालती है। तू चली है शासन करने? तुम्हारे ऊपर कोई है कि नहीं? दूसरे के बच्चे को रखकर तकलीफ देती है। इसको अपने गांव भेज दो। इसका धन संपत्ति है, वहां राज करेगी। काका शादी ब्याह कर देगा। भेजी तो थी आदि गुड़। आया था क्या झबला मट्ठा लेके काका? अरे वो तो सुभिस्ता में होगा, मगर हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। शादी ब्याह के समय पहुंचा देंगे इटहर गांव। देवकी तुनक कर बोलती। इटहर गांव वालों ने सुना होगा कि बेटी हुई है, सोचा होगा आराम से 1.25 महीना बाद जाएंगे। फिर सुना होगा कि देवकी ने समझ कर लिया है, जगत के घर बैठ गई है, सो आया नहीं। देवकी एक सुघड़ परिश्रमी बेटी को जाने नहीं देना चाहती थी, पर शादी के वक्त जरूरत तो पड़ेगी। माना कि जमीन का हिस्सा वे नहीं देंगे, पर इसका सारा गहना वही सास के पास धरा है। शेर भर की हंसुली, आज शेर के कटवी बाजूबंद, बड़ा सा कर्णफूल, कड़ा और छड़ा, 2 शेर चांदी तो होना चाहिए। शादी का खर्चा इनको ही उठाना चाहिए। ये सोचती हुई वो कई बार प्रसूति गृह गई। बेटी के बाद 2 सांवले और गोरे बेटे को जन्म दिया। देखा कि कमली तो बड़ी हो गई है, उसकी ओर आंखें न ठहरती। सुनहरी रंगत, लाल होंठ, गोल बड़ी बड़ी नीली आंखें, बिना किसी बनाव श्रृंगार के कमलमुखी राजरानी सी दिखती। लंबा कद निकल आया था। जगत बड़े आह्लाद से उसकी ओर देखता। कमली को देवकी तिलियुगा कमला स्नान के लिए नहीं भेजती। कहती, मढ़िया गांव देवन है, यहाँ दुनिया भर के भगत लोग जलधारी करने आते हैं, तुम वहां जाओगी? असल में बेटी के रंग रूप से देवकी सहमी रहती, मन डामाडोल रहता। इसे ददिहाल भेजें कि नहीं? जगत ने भी लड़का देखने की चर्चा की, पर देवकी ने बरज दिया, काहे दूसरे के बच्चे की चिंता करते हो? दूसरे का बच्चा? बाप स्वर्ग गया, हम ही ना बाप हैं कि नहीं? जगत को दुख होता देवकी की बातों से, पर एक दिन सचमुच कमलमुखी के चाचा लिवाने आ गए। सुना कि बिटिया ब्याह योग्य हो गई है, सो लेने आया। आखिर मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि नहीं? देवकी और जगत का जी धक से बैठ गया। बड़की ने झट अपनी कोठरी में ले जाकर उसे तेल लगा कंघी चोटी की। कमलमुखी जाल में फंसी कपोती की भांति थर थर कांप रही थी। माँ और बाप को छोड़ नहीं रही थी। चाचा ने किसी प्रकार बहला फुसलाकर साथ कर लिया। मौसी ने कहा, बाबू शादी का न्योता भेजना, मैं मौसी हूं ना, जरूर आऊंगी। चाचा ने हामी भरी। कमलमुखी अबूझ सी पीछे पीछे चल पड़ी। देवकी कुछ दिनों तक बिस्तर से नहीं उठी। मौसी ने कहा, पहली कोख की हूक है। कमलमुखी जब अपने चाचा के साथ आंगन में पहुंची तो शाम ढल चुकी थी। चाचा का घर पक्की ईंटों का बना था, जो पाजेब से बंधा था। छप्पर पर खपड़ा छाया था। चौकोर आंगन था। चाची ने पैर धोने को पानी दिया और बड़े आदर से बरामदे में बैठाया। कमलमुखी ने देखा
ऊंचा बरामदा और ये चौघरा घर हवेली की तर्ज पर है। सचमुच इसके जन्मदाता पिता का घर संपन्न है। काकी ने सामने छिपली में लैया चबैना रखा और कहा, ले बिटिया पानी पी ले। कमलमुखी ने एक मुट्ठी चबैना चबाया और गिलास भर पानी पी गई। दूसरे बरामदे से कई स्त्रियां आईं। लालटेन की लौ में कमलमुखी को देखकर बोली, पाल पोस कर बेटी भेजा है दुल्हन ने, तू काम करा जी भर के। काम क्यों कराऊंगी, शादी करनी है ना, अपने घर जाएगी तो राजपाट संभालेगी मेरी बेटी। मुंह चमकाकर काकी ने कहा, जब शादी होगी तब ना, तब तक। दीदी इसी लगन में रसन चौकी बजेगी, नटुआ नाचेगा, हम बेटी का शौक से कन्यादान दुरागमन करेंगे। जिसकी छाती पर सांप लोटे वो अपना खुद का इंतजाम कर ले। बड़ा ठस्सा है वीरपुर वाली का। बोलते हुए एक स्त्री चली गई। नाम क्या है बुच्ची, वृद्धा स्त्री ने पूछा। कमली, कमलमुखी। आहा हा, कमल जैसा खिला खिला मुखड़ा है। अभी तो ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता है, कल भोर से शकल बुझाएगा। थोड़ी देर गपशप कर वो चली गई। काकी काका के 2 बेटे हैं जो कस्बे के स्कूल में हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं। बेटियां दोनों बड़ी थीं, सो उनकी शादी हो गई, वे ससुराल चली गई थीं। घंटे भर बाद काका आंगन में आए तो काकी ने थाली भर भात, दाल और अचार परोस दिया। वही कमलमुखी को भी दिया। काकी भात निकाल लो, इतना नहीं खा पाएंगे, उसने कहा। अरे बिटिया समर्थ हुई, दिन भर की भूखी ठहरी, खा ले, शर्म ना कर। काकी ने मनुहार की। कमलमुखी ने माँ और मौसी के मुंह से सुना था कि दादी और दादा भी हैं, पर कोई दिखाई नहीं दे रहे थे। इसने पूछा भी नहीं। रात में सुजनी बिछी चौकी पर सोने को कहा काकी ने। कमलमुखी थकी तो थी ही, तुरंत नींद आ गई। धीरे धीरे कमलमुखी को इस घर का थोड़ा सा काम समझ में आ गया। गाय बैल खोलना, बथान साफ करना इसके बाएं हाथ का खेल था। चांपाकल से पानी भरने और बाल्टी में भरकर रखना, आंगन घर बुहार देना, सारे काम शीघ्र निपट जाते। काका के पास एक गाय और एक जोड़ी बैल थे। खेत अधिकतर ट्रैक्टर से जोता जाता। गांव में किसी एक के पास ट्रैक्टर होता, पूरा गांव भाड़े पर खेत जोताता उसी एक उपकरण से। इटहर में दलहन और तिलहन की खेती होती थी। केबाल मिट्टी होने के कारण खेती अच्छी होती थी। इधर जब तब बाढ़ नहीं आती, पर सूखे के समय बोरिंग दमकल का सहारा होता। दलहन तिलहन की खेती के कारण गृहस्थ संपन्न थे। बाजार बहुत दूर नहीं होने के कारण थोड़ी बहुत दलाली पैकारी भी कर लेते थे। कमलमुखी ने देखा काकी के दोनों कानों में सोने के झुमके हैं, गले में चांदी की कई लड़ियां, चांदी की मीनाकारी से सजा कड़ा है और नाक में नग वाला लौंग। साड़ी के अंदर पेटीकोट जरूर पहनती, मुलायम छींटदार। काकी सीख की रंग बिरंगी डलिया बनाती थीं, वो भी सुघड़। कभी कभी कमली विचारती कि अगर मेरा पिता रहता तो माँ यही रहती। सुना था कि मेरा पिता पढ़ा लिखा था, मास्टर की परीक्षा पास कर गया था। जब दिन सुधरने वाले थे तभी निमोनिया हो गया और वो चल बसा। माँ यहीं रहती तो वो भी इसी तरह सज धज कर रहती। अभी झोंपड़ी जैसे घर में मोटी गहरी साड़ी में रहना पड़ता है। महीने भर में कभी एक बार कंघी खोपा करती। चूड़ियां तो जचगी के समय ही बदली जाती। छठी चिल्ला ना होता तो शायद नई चूड़ी भी ना पहनती। सब कुछ होते हुए भी कमलमुखी को वही झोंपड़ी वाला घर याद आता। जगत बाबू की उजली हंसी याद आती। तीनों छोटे भाई बहन जो इसी पर आश्रित थे वे याद आते। तब इसकी आंखें भर आती। काकी ने इसकी गोरी गोल कलाइयों में नीली नीली चूड़ियां पहना दी, कान में रोल्ड गोल्ड का गहना पहना दिया। वैसे तो काकी भरसक कोशिश करती कि कोई गोतनी सास कोटी की स्त्री कभी अकेली कमली के पास न फटके। फिर भी एक आंगन घर में कितनी पहरेदारी होंगी। कमली ने सुन लिया कि इसकी दादी कहती रह गई कि मेरी पोती को ले आ, मैं उसके सारे गहने उसे सौंप कर मरूंगी, पर जरा भी न सो बुगाई। दादा दादी के मरने के बाद सारे गहने हड़प कर रानी बनी फिरती है। सुच्चा खुद पहनती है और घर की लक्ष्मी बिटिया को रोल्ड गोल्ड से बहलाती है।
कमलमुखी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। मन में ये जरूर आता कि दादी होती तो आती, क्या कभी कभी आ नहीं सकती थी। कमलमुखी द्वैध में थी। अपने जन्मदाता पिता को नहीं देखा था, पर यहाँ उनका वर्णन सुन कल्पना तो करती थी। पालनकर्ता पिता ने बेहद दुलार दिया। अभी ये समझने की आयु नहीं थी कि कौन अधिक है कौन कम। काकी के पास बैठकर सीख चीरना, रंगना, डलिया बनाना सीख रही थी कमलमुखी। डलिया में खिलते रंग बिरंगे फूल इसे कमल दह की याद दिला जाते। उसके मन में कसक रह गई। इसने कमल को पूरा खिला हुआ देखा नहीं, उसमें से निकल भागते भेम को नहीं देखा, गुलाबी पंखुड़ियों की गिरफ्त से निकलकर उड़ता दुष्ट भंवरा कहाँ देखा। अब जब कभी जाएगी तो जाकर देखेगी, पर क्या जा पाएगी। कमलमुखी को तो रास्ता भी नहीं मालूम, वो वहाँ कैसे पहुँचेगी। कई जगह नाव से नदी पार करना हुआ था। उन घाटों का तो नाम मालूम है, ना नदी का नाम मालूम है। कौन कौन से गांव पड़े बीच में कुछ पता नहीं। सोचती कमली डलिया में ही कमल के फूल खिलाने लगी थी, खूबसूरत रंग बिरंगे फूल।